कोई भी वस्तु मूल्य तटस्थ होता है, यह हमारे उपयोग पर निर्भर करता है कि उसका प्रभाव मनुष्य पर क्या पड़ेगा। ठीक उसी तरह विज्ञान भी वरदान और अभिशाप दोनों ही है। सावधानी और बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल मानव कल्याण की ओर ले जाएगा, वहीं यदि विज्ञान का लापरवाही और स्वार्थ से किया गया इस्तेमाल होगा तो वह विनाश की ओर ही ले जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाने वाले जोफ्री हिंटन के उन बयानों पर चर्चा करेंगे जिस पे उन्होंने अभी कहा है कि एआई टेक्नोलॉजी मानव समुदाय के लिए घातक हो सकता है और इसका अधिक विकसित इसे और नहीं होने देना चाहिए। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हिंटन साहब हैं और इनका जो बयान है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गॉडफादर ने क्या चिंता जताई है, इन सब चीज़ों पर इनके बयानों को समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी क्या होता है, किस तरह से जो ये चिंता जताई गई है किस तरह से वह सत्य साबित हो सकता है। सबसे पहले देख लीजिए कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहे जाते हैं। इन्होंने कहा है कॉशन अगेंस्ट इट्स इम्पैक्ट, हाउ जोफ्री हिंटन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ एआई। तो इनका क्या योगदान था एआई को डेवलप करने में और एआई से आने वाले समय में मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, मानव समुदाय के लिए क्या चिंता की विषय है, इसको समझेंगे। यहाँ इस मुद्दे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले देख लेते हैं। देखिए, जोफ्री हिंटन जो है एक ब्रिटिश रिसर्चर थे और इन्होंने ही एआई टेक्नोलॉजी की खोज की थी, इसीलिए इन्हें एआई टेक्नोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। लेकिन समय जब बदलता है और एआई टेक्नोलॉजी अब डेवलप होकर के हमारे सामने से बहुत स्मार्ट वे में अब हमारे सामने से तैयार है, तब जाकर के इन्होंने कुछ चिंताएं जताई है और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यह मनुष्य के लिए, मानव के लिए घातक भी हो सकता है। और ऐसी बातें कहते हुए इन्होंने गूगल के साथ अपना संबंध तोड़ लिया है, यानी कि गूगल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। ट्विटर से इन्होंने ये इस बात की जानकारी भी दे दी है। अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी मानव समुदाय के लिए, मानव सभ्यता के लिए यह खतरनाक या घातक हो सकता है। हम मनुष्य हैं तो हमारी खासियत क्या है जो हमें बाकी स्पीसीज से अलग करता है? इसका कारण है कि हम में सोचने समझने की क्षमता है। हम विवेकशील प्राणी हैं, हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं, अच्छा और बुरा क्या है हमें इसका फर्क मालूम है। हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, हम रिस्पॉन्स सही से करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर यह कहा जाए कि ये सभी काम जो मनुष्य के हैं वह एक मशीन भी कर सकता है, यानी कि एक मशीन सोच विचार सकता है, निर्णय कर सकता है, अच्छे बुरे का बर्ताव उसे पता है, तब जाकर के चौंकने की बात हो जाती है। और यह कोई मुहावरे जैसी स्थिति नहीं है, यह कोई मायावी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारे आपके समक्ष अब सिद्ध भी हो रहा है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि जो बुद्धिमत्ता मनुष्य में है वह प्राकृतिक है, उसका वो स्वरूप में है। लेकिन जब इसी बुद्धिमत्ता को हम एक मशीन के द्वारा ले आते हैं और यह मानव के द्वारा ही किया गया है, तब इसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, यानी कि कृत्रिम अवस्था में कहते हैं। यह जो बुद्धिमत्ता है, यह जो सोचने समझने की क्षमता है इसकी मशीन की, वह कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। तो यह है क्या? तो एक कंप्यूटर विज्ञान की एक ब्रांच है और इसमें इंसानों की तरह मशीन या कंप्यूटर जो है वह व्यवहार करने लग जाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि यदि एक मशीन है, कंप्यूटर है, वह इंसानों की तरह व्यवहार करने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसान की जरूरत क्या रह जाएगी। ऐसे सभी जगहों पर जहां पर कोई व्यक्ति काम कर सकता है, सोचने समझने की क्षमता उसमें डेवलप है, उन सभी जगहों को, इंसानों को रिप्लेस कौन कर देगा? कंप्यूटर कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंसान जो है बेरोजगार भी होंगे और इससे नैतिक पहलू उभर करके सामने आएगा। यहाँ इसी बात को कहा गया है कि मशीन जो है वह सोचने लगेगा, समझेगा, सीखेगा भी, वो लर्निंग प्रोसेस में आ जाएगा, वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और सबसे अहम बात उस मशीन की क्या होगी कि उसमें डिसीजन मेकिंग सेंस डेवलप हो जाएगा। अब डिसीजन मेकिंग सेंस जो है, निर्णय लेने की क्षमता, ये मनुष्य की अद्भुत क्षमता है। लेकिन यदि यह मशीनों में डेवलप हो जाए तो निश्चित तौर पर मानव समुदाय पर ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है।
और जॉन मैकार्थी इसके जनक माने जाते हैं, किसके? एआई टेक्नोलॉजी के। अब यहाँ पर इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर बातें की गई कि यदि इस तरह की स्थिति हो जाए और आने वाले समय में मनुष्यों के लिए यह स्थिति बहुत घातक हो सकता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि समय रहते हुए हम चेत जाएं, सतर्क हो जाएं और जितनी ज़रूरत हो इस चीज़ का हम उतना ही इसका इस्तेमाल करें, इसे बहुत अधिक बढ़ावा ना दें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि जेफरी हिंटन कौन है, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हिंटन जो है उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और यहाँ पर कहानी शुरू इनकी अगर अकादमी की बात करते हैं तो 1978 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में पीएचडी की डिग्री ली थी। अब यहाँ समझने की जरूरत है, जब 1980 के दशक में संयुक्त राज्य में क्या होता था कि एआई में यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च में जितनी भी फंडिंग की जाती थी वह अमेरिकी सैनिकों के द्वारा किया जाता था। यहीं पर एक दिलचस्प वाकया आया कि जो जेफरी साहब हैं ये सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के विरोधी थे। इन्होंने इसका मुखर होकर विरोध किया कि अमेरिकी सैनिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ना किया जाए। अब यदि इन्होंने किया और अमेरिकी सेना ही इसकी फंडिंग करती थी तो जाहिर सी बात है इन्हें रिसर्च के लिए फंड नहीं मिलता, और ये हुआ भी जो आशंका था। इन्हें रिसर्च के लिए अमेरिका में अमेरिकी सेना के द्वारा फंड नहीं मिलता है। उसके बाद ये विवश हो जाते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं? कनाडा। तो इनका आगे का रिसर्च फिर वहां से होता है। वहां पर मशीन लर्निंग पर इन्होंने कई रिसर्च पेपर लिखा और 2013 में वह वीपी इंजीनियरिंग फेलो के रूप में गूगल के साथ जुट गए और गूगल के साथ जुट करके काम करने लग जाते हैं। अब यहां से शुरू होता है इनका काम कि एआई में इनके योगदान क्या है, इसको समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि एक मशीन में हम हजारों तरह के इमेजेस डाल के उसको लर्निंग प्रोसेस में ला सकते हैं। मान लीजिए कोई मशीन है, उसमें आप क्या करते हैं, पौधों की बहुत सारी स्पीसीज हम उसके इमेज देते हैं उसको, उसके एल्गोरिथम को हम ऐसे डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग ऐसे तैयार करते हैं कि फिर वो मशीन अगर पौधा आए उसके समक्ष तो वो पहचान जाएगा। जितना इंसानों को भी उस पौधे के बारे में नहीं पता है, मशीन कहीं उससे अधिक जानकारी आपको उस पौधे के बारे में देगा। तो इन्होंने शुरुआती तौर पर इसको विकसित करना शुरू कर दिया और एआई को लेकर हिंटन साहब को उसकी पहली सफलता जो है 2012 में मिलती है। यहां पर क्या होता है कि इनके दो स्टूडेंट थे जो ग्रेजुएट में पढ़ाई कर रहे थे, इनके साथ मिलकर के ये रिसर्च किया करते थे और यहां पर क्या हुआ था कि इन्होंने अपने उन दोनों स्टूडेंट के साथ एआई पर एल्गोरिथम विकसित कर लिया था, डेवलप कर लिया था। अब यह क्या होता था कि जो इमेज है उसका एनालिसिस कर सकता था, कॉमन एलिमेंट को पहचान भी सकता था। आज जो चैट जीपीटी की बात सुनते हैं, निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं एआई से ही निकला हुआ एक मसला है। ठीक है, अब एआई को लेकर के इन्होंने चिंता क्या व्यक्त की, हमारे लिए जानना यह सबसे जरूरी है कि अभी इन्होंने कहा कि एआई जो है यदि इसको अधिक बढ़ावा दिया गया तो इंसानों के लिए यह घातक होगा, चिंता का कारण बन जाएगा। तो ऐसा क्या है, इन्होंने क्यों कहा? देखिए, इन्होंने कहा कि एआई जो है अभी इंसानों की तरह बहुत बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम इसको डेवलप कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग चल रही है, इसका लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, एल्गोरिथम पे हम काम कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन जो है नए नए खोज हो रहे हैं, यह संभव है कि आने वाले समय में एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ बुद्धिमान होगा बल्कि इसकी बुद्धिमत्ता जो है वह इंसानों से भी अधिक हो जाएगी और इस स्थिति में जिसने क्रिएट किया उसे, उसके लिए ही वह घातक होगा, क्योंकि क्रिएटर जो है अब वही उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो फिर परेशानी का कारण होगा। इन्होंने कहा कि जो GPT-4 जैसी चीजें हम देख रहे हैं वह सामान्य ज्ञान के मामले में यदि आज भी हम बात करें तो एक आदमी को जो है, एक आम आदमी है, हम आप जैसे इंसान है, उसे मात दे सकता है, हमसे बेहतर डिसीजन मेकिंग का काम वह कर सकता है। दूसरी बात इन्होंने रीजनिंग को लेकर के कहा कि अभी जो है ये मैथमेटिकल प्रोसेस या रीजनिंग कह सकते हैं उसे अभी बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि एआई से रीजनिंग सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वह सॉल्व कर रहा है, लेकिन अभी उसमें कमी है। जिस हिसाब से हम उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एल्गोरिथम पर डेवलपमेंट रिसर्च का काम चल रहा है, निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में जटिल से जटिल रीजनिंग को बहुत आसानी से एआई जो है सॉल्व कर पाएगा। इन्होंने प्रोग्रेस के रेट को देखते हुए उम्मीद जताई है कि चीज़ें तेज़ी से बेहतर होंगी और हमें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। और ना सिर्फ इन्होंने
ये बातें कही, बल्कि यह बातें कहते हुए इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, अपना पद छोड़ दिया। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि जो जनक है किसी चीज का, जिसने क्रिएट किया है, वह उसी चीज को लेकर के कितनी आशंकित है, इसे समझा जा सकता है। अब जरा हम देख लेते हैं कि जब एआई की हम बात कर ही रहे हैं तो भारत सरकार इस पर क्या कर रही है, किन किन संस्थाओं के साथ मिलकर एआई का जो प्रयोग है वह शासन, प्रशासन, नीति निर्माण में और जन कल्याण के लिए किस तरह से काम कर रही है। तो भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने से संबंधित कुछ बातें हैं, उसे देखते हैं। नीति आयोग, जो थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी जिसे कहते हैं, नीति आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 यानी कि राइज 2020 नामक एक मेगा वर्चुअल समिट का आयोजन किया था। इसके अलावा भारत में युवाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के जो ग्रामीण और शहरी तथा सुदूर के क्षेत्र हैं, वहां जो निवास करने वाले जो भारतीय युवाओं हैं, उनको विज्ञान के क्षेत्र में अवसर देना। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर एक यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की शुरुआत भी की थी। इसका उद्देश्य क्या था? दोनों देश यानी कि इंडिया और यूएसए के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित संबंधों को बढ़ावा देना था। इसके अलावा भी भारत सरकार ने कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा एक दक्ष नामक रोबोट तैयार किया गया था। ध्यान रखना है, यह जो दक्ष रोबोट है यह देश का पहला एंटी टेरर रोबोट है। ठीक है, इसका उपयोग क्या हो सकता है? तो खतरनाक वस्तुएं यानी कि आईईडी और बम्स को सुरक्षित रूप से खोजने और उसे डिफ्यूज करने में इस रोबोट का, एंटी टेरर रोबोट का हम उपयोग करते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात की जा रही है। इसके जो रिसर्चर हैं, इन्होंने एक कृत्रिम पत्ती यानी कि आर्टिफिशियल लीफ का विकास कर लिया है और यह पत्ती जो है प्राकृतिक पत्ती की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक अवशोषित करने में मदद करती है। तो निश्चित तौर पर यहां आप ये देख सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी के वजह से पर्यावरण को स्वच्छ करने में भी इससे मदद मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह बात तो है ही कि एआई के बहुत सारे सकारात्मक फायदे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से इस पर रिसर्च चल रहा है, जिस हिसाब से इसका डेवलपमेंट हो रहा है और तेजी से विकास हो रहा है, रीजनिंग इसकी डेवलपमेंट हो रही है, डिसीजन मेकिंग सेंस इसमें डेवलप हो रहा है, वह मानवों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। चलिए, इस मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न है और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है, इसमें देख लेते हैं। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? यहाँ पर 4 आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनने को कहा गया है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो बातें कही गई है वह सही है। जो भी सही आपको लगे उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में जो सही लगे उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पहलू पे हमने चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी दूसरे मुद्दे के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।